मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। बने रहे देववाणी चैनल के साथ। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जो योद्धा 3 बार लगातार विजयी होता है, उसे राज्य में तृतीय स्थान पर विराजमान होने का सौभाग्य मिलता है, अर्थात सेनापति का पद दिया जाता है। और हमारे सेना नायक वीर बहादुर योद्धा श्रीमंत वीरप्पा लगातार 3 बार इस प्रतियोगिता का विजेता है। तभी एक मंत्री बोलता है, क्षमा करें महाराज, लेकिन आपका न्याय तर्क संगत नहीं लग रहा। राज्य की सुरक्षा का जिम्मा एक कुशल हाथों में होना आवश्यक है। वीरप्पा एक बहादुर योद्धा है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन सेनापति महोदय, राजकुमारी जी ने निशानेबाजी में वीरप्पा की बराबरी की है। क्या आपको नहीं लगता कि राजकुमारी जी भी इसमें बराबर की हकदार हैं? चक्रधर बोले, महोदय, आपके विचारों का इस दरबार में स्वागत है, लेकिन महाराज के आदेशानुसार ही मैं यह घोषणा कर रहा हूं। मैं भी मानता हूं कि राजकुमारी जी भी बराबर की हकदार हैं। मंत्री किस बात पर वीरप्पा मन ही मन गुस्सा होता है। सोचता है कि चुप रह वरना तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन भरे दरबार में मन में गुस्सा करने के सिवाय कोई चारा ना था। तभी वैभव राज बोल पड़ते हैं, मंत्री महोदय, आपकी बात सही है, लेकिन न्याय तो करना ही है। आखिर वीरप्पा विजेता है तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। मंत्री बोले, राजन, आपकी बातों से मैं सहमत हूं। वीरप्पा की बहादुरी पर भी मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन आप सोचिए कि यदि राजकुमारी ना गिरती तो क्या परिणाम अलग नहीं हो सकता था? राजा बोले, जी महोदय, जो भविष्य के गर्भ में रह गया उसकी चिंता क्यों करें। जो वर्तमान हमारे सामने है, हमें उसका स्वागत सही तरीके से करना है। राजा की बात से वीरप्पा खुश होता है, लेकिन मन ही मन चक्रधर और मंत्री पर गुस्सा करता है। तभी दरबार में राजकुमारी चंद्रावती का प्रवेश होता है। सभी खड़े होकर राजकुमारी का स्वागत करते हैं। राजकुमारी बोली, दरबार में उपस्थित सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। कहो मंत्रीवर, किस बात पर बहस चल रही है आज? चक्रधर बोले, राजकुमारी जी, कल की प्रतियोगिता के विजेता को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन मंत्री महोदय कुछ अलग फरमा रहे हैं। राजकुमारी बोली, कहो मंत्री जी, आपकी शंका क्या है? शायद मैं समाधान कर सकूं। मंत्री बोले, जी राजकुमारी जी, मेरा कहना है कि वीरप्पा को सेनापति का पद देना अभी उचित नहीं। नियम अनुसार आपने भी निशाना सटीक लगाया था, और यदि दौड़ के बीच में आपके साथ वो घटना ना घटी होती तो शायद परिणाम कुछ और होता। राजकुमारी बोली, जे मंत्री महोदय, पहली बात तो यह है कि इस दरबार में विराजमान सभी मेरे लिए आदरणीय हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, पिताश्री के सामने दरबार में बोलना भी उचित नहीं है। लेकिन यदि किसी बहस में मेरा नाम शामिल है तो मैं बोलना उचित समझती हूँ। सेना नायक वीरप्पा महोदय मेरे बड़े भाई के समान हैं। उनकी बहादुरी पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रतियोगिता में विजय हासिल करके अपनी बहादुरी और कुशलता का अनुपम परिचय दिया है। वो सम्मान के हकदार हैं। राज दरबार तालियों से गूंज उठा। वीरप्पा भी खुश हो गया। लेकिन तभी मंत्री जी फिर बोल पड़े, लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि राजकुमारी और वीरप्पा के मध्य फिर से दौड़ करवाई जाए और उसके बाद विजेता को सम्मानित किया जाए तो बेहतर होगा। मंत्री जी की इस बात पर समस्त दरबार में कानाफूसी होने लगी और राजा समेत सभी मंत्री और सेनापति भी चौंक गए। लेकिन दरबारी पंडित विशंभर, जो अब तक चुप थे, वो बोल पड़े, मैं मंत्री महोदय की बात का समर्थन करता हूं। वीरप्पा जी की बहादुरी की नहीं, लेकिन राजकुमारी के कौशल को देखने के लिए एक बार फिर मैदान में सिर्फ 2 ही योद्धा हों, और फिर जो विजेता हो उसको सम्मानित किया जाए। चक्रधर बोला, मैं मंत्री जी और पंडित जी की बात से सहमत हूं। दरबार में एक के बाद एक
हाथ खड़े होने लगे और मंत्री जी की बात को पूर्ण समर्थन मिल गया। इस बार राजा भी थोड़े डर गए कि वीरप्पा के साथ फिर से घुड़दौड़ में राजकुमारी को उतारना शायद बेवकूफी है। लेकिन दरबार में इन सभी लोगों की बात को नकारना भी गलत है। तभी राजा ने चंद्रावती की ओर मुखातिब होकर पूछा, राजकुमारी चंद्रावती, आपको कुछ कहना है? राजकुमारी बोली, जी राजन, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि इस साल पहले वीरप्पा का सम्मान हो, उन्हें सेनापति बनाया जाए। तत्पश्चात यह प्रतियोगिता आप चाहे तो पुनः करवा सकते हैं। वीरप्पा बोला, क्षमा करें राजन, मैं अपनी बात दरबार में रखना चाहता हूं। राजा बोले, जी सेना नायक, अवश्य, बेझिझक रखिए। वीरप्पा बोला, आदरणीय राजकुमारी जी और सभी मंत्रीगण एवं सेनापति महोदय, यदि इस प्रतियोगिता में जो हार गया उसको और जो जीतेगा उसको किस तरह का इनाम दिया जाएगा, क्या मैं बता सकता हूं? राजा बोला, अवश्य, बताइए वीरप्पा। राजकुमारी जी, मैं चाहता हूं कि इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को सेनापति और हारने वाले को 1 वर्ष का ज्ञातवास दिया जाए। यदि यह दरबार मेरी शर्त माने तो मैं पुनः इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हूं। चक्रधर चौंक कर बोले, क्या कह रहे हो वीरप्पा, यह संभव नहीं है। राजकुमारी बोली, मुझे मंजूर है। राजकुमारी के इस जवाब पर पूरा दरबार आश्चर्यचकित हो गया। रानी तारामती तो डर गई और राजा की तरफ देखने लगी। सभी मंत्री एक दूसरे का मुख ताकने लगे। तभी राजकुमारी फिर बोली, लेकिन वीरप्पा जी, मेरी एक शर्त आपको भी माननी पड़ेगी। वीरप्पा बोला, क्या सी शर्त राजकुमारी जी? राजकुमारी ने कहा, पहले आपको सेनापति का पद लेना होगा, इसके बाद यह प्रतियोगिता होगी। वीरप्पा बोला, जी राजकुमारी जी, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। राजकुमारी ने कहा, तो तय हो गया कि आगे क्या होना है, लेकिन अभी वीर योद्धा वीरप्पा का सेनापति पद के लिए तिलक किया जाए। सारा दरबार मूक बनकर देख रहा था। किसी के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था, जैसे सभी का रक्त जम गया हो। राजा भी अब डर गए कि कहीं राजकुमारी हार गई तो 1 वर्ष का अज्ञातवास देना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी स्वयं भरे दरबार में जब इस तरह स्वीकार कर रही है तो बाकी कोई भी उसकी बात कैसे काटे। ससम्मान वीरप्पा का तिलक किया गया और सेनापति पद पर विराजमान किया गया। दरबार में सभी आश्चर्यचकित थे, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। रानी तारामती तो जड़ हो गई थी और चक्रधर भी शोक में थे। अगले दिन फिर मैदान में 2 घोड़े सजाए गए और निशानेबाजी के लिए भी राजध्वज को मैदान के दूसरे छोर पर लगाया गया। मुनादी करवाई गई। मैदान में चारों तरफ प्रजा भी उत्साहित होकर इस अनोखी स्पर्धा को देखने लगी। चक्रधर समेत सभी मंत्रियों के पसीने छूट रहे थे। राजा के मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। आखिर वह वक्त आ गया जब एक अहम फैसला मैदान के बीच में होना था। एक अनुभवी और पारंगत योद्धा और एक नादान 15 वर्षीय बाला, जिसको अभी शास्त्र और शस्त्र में फर्क ही नहीं पता था। रथ पर सवार महाराज और रानी आए, मंत्रीगण और विद्वान आए। प्रातः काल का समय था। सूर्य अपनी किरणें प्रखर कर रहा था। पंछियों का कलरव गूंज रहा था। प्रजा ने करतल ध्वनि से महाराज का स्वागत किया। सभी मैदान के पास तय स्थान पर विराजमान हुए। उधर मैदान में एक तरफ कुशल योद्धा वीरप्पा और दूसरी तरफ नव अंकुरित नादान पुष्प सी चंद्रावती। दोनों जिरह बख्तर पहने धनुष तीर लेकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर थे। उधर आज वैभव राज का हृदय जोरों से धड़क रहा था। रानी साहिबा तो जैसे कोई सपना देख रही हो। बार बार महाराज का हाथ पकड़कर कहती, अब क्या होगा। सभी मंत्रियों के पसीने छूट रहे थे और सबसे ज्यादा बेहाल तो चक्रधर था। दांव पर सेनापति का पद
और उससे भी बड़ी चिंता की चंद्रावती ने अब तक चक्रधर से ही सब कुछ सीखा था। सेनापति के पद पर अब वीरप्पा थे, लेकिन इस प्रतियोगिता के पूरे होने तक औपचारिक भर चक्रधर के पास ही था। इसलिए इस स्पर्धा की सारी जिम्मेदारी भी चक्रधर की थी। चक्रधर ने मैदान के चारों तरफ विश्वासी सैनिकों का जाल सा बिछा दिया, ताकि वीरप्पा कोई चालाकी ना कर सके। इस तरह का बंदोबस्त देखकर वीरप्पा भी आश्चर्यचकित था। वीरप्पा था तो कुशल योद्धा, लेकिन वो कपटी भी था, घमंडी था और लालच भरा हुआ था। पद को पाने की होड़ में उसने एक राजकुमारी की साख को भी दांव पर लगा दिया। रानी तारामती ने वैभवराज का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, आप राजकुमारी को समझाएं, वह आपकी बात मानेगी। राजा बोले, क्या समझाऊं रानी साहिबा? वो नादान है, उसमें जोश है। जोश में होश खोकर उसने यह फैसला लिया है। यह कतई हमारे लिए उचित नहीं है। राजा बोले, रानी साहिबा, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि राजकुमारी मेरा गौरव है, मेरा अभिमान है। रानी बोली, महाराज, मुझे पता है, लेकिन वीरप्पा एक कुशल योद्धा है। आप समझते क्यों नहीं? राजा बोले, मैं समझ रहा हूं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? राजकुमारी ने पूरे दरबार के सामने यह चुनौती स्वीकार की है, और हम क्षत्रिय कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते। अब जो भी होगा देखा जाएगा। रानी बोली, लेकिन यदि राजकुमारी हार गई तो 1 वर्ष तक हम कैसे रहेंगे? राजा बोले, महारानी, आप तनिक सोचना बंद करें। मुझे आपसे ज्यादा चिंता है, लेकिन मुझे यकीन है कि राजकुमारी चंद्रावती कभी भी हम पर या राज्य पर कोई आंच नहीं आने देंगी। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी पुत्री जन्मी है, जो इस उम्र में भी मैदान में कमर कसकर खड़ी है। वैभवराज के स्वाभिमान के आगे तारामती की नहीं चली, और राजकुमारी भी तो पीछे हटना नहीं चाहती थी। मैदान में बिगुल बजने से पहले चंद्रावती वीरप्पा के पास आई और बोली, महोदय, आप मेरे लिए और राज्य के लिए अब तक गौरव थे, लेकिन 2 दिन पहले स्पर्धा के दौरान आपकी नीच हरकत ने इस राज्य के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। आपको छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए था। आप में हिम्मत है तो खुले मैदान में चुनौती दीजिए। हार और जीत मायने नहीं रखती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि मैं आपसे हार जाऊं, लेकिन मैं मेरा काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। वीरप्पा चौंक कर बोला, जी 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 राजकुमारी जी, आप यह क्या कह रही हो? मैंने कब छल किया? राजकुमारी बोली। राजकुमारी वीरप्पा के कान के पास जाकर बोली, आपने जिस सैनिक को हमारा घोड़ा गिराने का काम दिया था, वह अब मेरी कैद में है। आप क्या समझते हैं मैं बच्ची हूं? इतना तो मुझे भी आता है महोदय। वीरप्पा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सर से आसमान की छत गायब हो गई। हृदय गति अत्यंत तीव्र हो गई। खुली हवा में भी वीरप्पा पसीने पसीने हो गया। पूरा शरीर कांपने लगा। वीरप्पा बोला, राजकुमारी जी, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, या वो सैनिक झूठ बोल रहा होगा। आपसे इनाम पाने के लालच में मैं कभी इस राज्य का अहित नहीं कर सकता। राजकुमारी बोली, वीरप्पा जी, अब आप सफाई देनी बंद करें। आपके कांपते शरीर और माथे से टपकते पसीने ने बिना कहे ही सब कुछ बयान कर दिया है। अब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। वीरप्पा की जान तालू से चिपक गई थी। कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। दरअसल राजकुमारी को उसी दिन शक हो गया था जब वह मैदान में गिरी थी। राजकुमारी ने उस सैनिक को अकेले में बुलाया और पूछा। डर के मारे सैनिक ने सब कुछ सच बता दिया। तब राजकुमारी ने यह योजना बनाई और जानबूझकर इस स्पर्धा को दोबारा करवाया, ताकि वीरप्पा को उचित सबक दे सके, और वह भी बिना किसी को हकीकत बताए। वीरप्पा अब लक्ष्य से विचलित हो गया था। यही राजकुमारी की योजना थी। छल की पोल बीच मैदान में खुलने से
वीरप्पा भयभीत हो गया था। अब वो अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि यह सोच रहा था कि आगे क्या होगा। बिगुल बजा और दोनों योद्धाओं ने प्रत्यंचा चढ़ाई। सामने राजध्वज था। राजकुमारी का ध्यान लक्ष्य पर था, लेकिन वीरप्पा के मस्तिष्क में कभी वो सैनिक था तो कभी राजकुमारी और कभी राज्य का दंड विधान। इस विचार से विचलित और भयभीत वीरप्पा ने जैसे ही प्रत्यंचा छोड़ी, तीर अपने लक्ष्य से 4 योजन दूर मिट्टी में जाकर इस तरह गिरा जैसे हाथी के ऊपर सवारी कर रहा वीरप्पा धड़ाम से गिर गया हो, और हड्डी की जगह अब वीरप्पा का भविष्य टूट गया। दूसरी तरफ चंद्रावती का तीर सटीक निशाने पर लगा और प्रजा ने करतल ध्वनि की। उधर राजा और रानी भी खड़े होकर करतल ध्वनि कर रहे थे। चक्रधर और विशंभर तो जैसे नाचने ही लगे थे। अपनी हार से ज्यादा सजा से भयभीत वीरप्पा बिना स्पर्धा पूरी किए ही मैदान से भागने लगा, लेकिन अनुभवी चक्रधर के सैनिक जाल को भेद नहीं सका और पकड़ा गया। बिना बताए ही अब समस्त प्रजा और राज दरबार के सभी लोग समझ गए थे कि आखिर उस दिन स्पर्धा में राजकुमारी के साथ क्या हुआ था। मित्रों, कथा रोचक होती जा रही है। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन राज दरबार लगा। जैसे कि सभी को विदित ही था कि वीरप्पा को आज सजा मिलनी है। राज्य का दंड विधान बहुत सख्त था। वीरप्पा भी पूरी रात भर कैद खाने में सो नहीं पाया। कहां राज्य का सेनापति बना था और कहां अब यह नौबत आ गई थी कि पता नहीं अगले ही पल मौत की सजा सुना दी जाए। लेकिन राजकुमारी के मस्तिष्क में कुछ और ही था। राजकुमारी चाहती तो बिना स्पर्धा के भी वीरप्पा को सजा दिलवा सकती थी, लेकिन उनकी सोच किसी को दंडित करना नहीं, बल्कि कुंठित मानसिकता को दूर करने की थी। इसलिए राजकुमारी अपनी योजना के अनुसार वीरप्पा को हराना ही चाहती थी। लेकिन भयभीत वीरप्पा के विचार अवरुद्ध हो गए और मैदान छोड़कर भाग गया, जिससे अब चक्रधर को भान हो गया कि जरूर वीरप्पा ने उस दिन छल किया था। दरबार लगा। सिंहासन पर विराजमान राजा, रानी और अन्य मंत्री एक तरफ चक्रधर फैसले का इंतजार कर रहा था, लेकिन सब राजकुमारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमारी दरबार में प्रवेश करती है तो सब खड़े हो गए, क्योंकि शर्त के अनुसार अब राजकुमारी मुख्य सेनापति थी। राजकुमारी ने इशारे से सबको बैठाया। दरबार ने आवाज लगाई, कार्रवाई शुरू की जाए। 2 सैनिकों ने हथकड़ी लगाए हुए वीरप्पा को दरबार में पेश किया। उसे देखकर चक्रधर की आंखों में गुस्सा चढ़ गया, लेकिन राजकुमारी शांत होकर मुस्कुरा रही थी। राजा बोले, कहो मंत्रीवर, वीरप्पा का दोष और सजा दरबार को बताओ। मंत्री बोला, महाराज, स्पर्धा की शर्त के अनुसार हारने वाले को 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाए, और वीरप्पा राजकुमारी से मैदान में हारने से पहले ही भाग खड़ा हुआ था। स्पर्धा का नियम तोड़ने के लिए वीरप्पा को 1 वर्ष का कठोर कारावास भी दिया जाए। चक्रधर बोले, लेकिन महाराज, इस बात का भी तो पता चले कि आखिर वीरप्पा जैसा योद्धा मैदान छोड़कर क्यों भागा। यकीनन मुझे तो कुछ और ही कारण नजर आ रहा है। राजकुमारी बोली, आपकी शंका उचित है महोदय, लेकिन मुझे कोई अन्य कारण नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि वीरप्पा अपनी हार से डर गया और डर से उन्होंने मैदान छोड़ा। क्यों वीरप्पा, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? वीरप्पा बोला, सही है राजकुमारी जी। मैदान में आपके तेवर से और राज्य की प्रजा जिस तरह आपका समर्थन कर रही थी, तो मैं भयभीत हो गया था। हालांकि मुझे पता है कि एक सेनापति का मैदान छोड़कर भागना राज्य का सबसे बड़ा जुर्म होता है, जिसकी सजा का मैं हकदार हूं। बाकी आपकी रजा। वीरप्पा के जवाब से राजकुमारी मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन चक्रधर संतुष्ट नहीं हुआ। चक्रधर बोले, लेकिन यह बात नहीं हो सकती। महाराज,
मुझे नहीं लगता कि वीरप्पा भयभीत हो सकता है। मुझे कतई शंका नहीं है उनके शौर्य पर। बात कुछ और है। राजकुमारी बोली, महोदया, व्यर्थ ही शंका ना करें। वीरप्पा सही कह रहे हैं। इतने बड़े जनसमूह के सामने हार किसी मौत से कम नहीं होती। राजकुमारी के इस तरह बोलने से आगे कोई और नहीं बोला। अब सजा की बारी थी तो वो पहले से ही तय थी। राजा बोले, ठीक है, लेकिन अब वीरप्पा की सजा क्या है राजकुमारी? यह भी आप ही तय करें। राजकुमारी बोली, जी पिताश्री, वीरप्पा को स्पर्धा हारने की शर्त के अनुसार 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है। इसी वक्त वीरप्पा की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। आज्ञा अनुसार वीरप्पा की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। लेकिन चक्रधर राजकुमारी के इस फैसले से खुश नहीं था। चक्रधर को शंका थी कि जरूर राजकुमारी कुछ छिपा रही है। अब शर्त के अनुसार सजा उन्हें ही देनी है, तो बोल भी नहीं सकता। अगली शर्त के अनुसार सेनापति का पद अब राजकुमारी को मिलना था। मंत्री बोले, महाराज, अब सेनापति के पद पर राजकुमारी का तिलक किया जाए। राजकुमारी बोली, नहीं मंत्रीवर, मैं इस पद के अभी योग्य नहीं हूं। राजकुमारी के इस फैसले से भी सभी हैरान हो गए। इतना बड़ा पद राजकुमारी यूं ही छोड़ रही हैं। चक्रधर ने कहा, किंतु राजकुमारी जी, स्पर्धा की शर्त के अनुसार यह पद आपको ही संभालना होगा। राजकुमारी बोली, महोदय, मुझे अभी बहुत सी विद्या का अभ्यास करना है। अभी मैं उस लायक नहीं हूं कि उस जिम्मेदारी को संभाल सकूं। मैं दरबार से अनुरोध करती हूं कि किसी योग्य व्यक्ति को इस पद की जिम्मेदारी दी जाए, और मैं इस पद के लिए श्रीमान चक्रधर को उचित व्यक्ति मानती हूं। बाकी दरबार के विद्वानों की सहमति से जिसे उचित समझो उसे चुना जाए। दरबार के सभी लोगों ने चक्रधर के समर्थन में हाथ खड़े कर दिए। एक बार पुनः चक्रधर के सर पर सेनापति का ताज पहनाया गया, लेकिन चक्रधर को राजकुमारी की योजना समझ नहीं आ रही थी। राजकुमारी ने अभी अजीब फैसला लिया था, लेकिन उसके पीछे उनकी शुद्ध सोच थी कि किसी को सजा ज्यादा होने से नहीं, बल्कि गलती का एहसास करा के भी सही मार्ग पर लाया जा सकता है। आदेशानुसार वीरप्पा को दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया, जिसका रास्ता वीरप्पा को भी नहीं पता था, और जंगल के मुख्य रास्तों पर पहरा लगा दिया गया ताकि 1 वर्ष तक वीरप्पा इस जंगल से बाहर ना आ सके। राज्य में अब सब सामान्य हो गया था, लेकिन वीरप्पा घने अनजान जंगल में घूम रहा था। दूर दूर तक सिर्फ वनस्पति ही थी। ना सूरज के दर्शन होते, ना कोई प्राणी नजर आता। बस जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें ही सुनाई देती थी। शाम तक घूमते घूमते वीरप्पा को पानी तक नहीं मिला कहीं। कभी बड़े बड़े सर्प मिलते, तो कभी कहीं कोई जंगली डरावना पशु। ऊपर से पेड़ों से आच्छादित और नीचे से जमीन भी वनस्पति से ढकी हुई। एक पैर भी नीचे नजर किए बिना रखता तो खतरे से खाली नहीं था, और ऊपर ना देखे तो किसी भी पेड़ की कोई टहनी से टकरा सकता था। लेकिन वीरप्पा ने हिम्मत नहीं छोड़ी, चलता रहा। कई बार चोट भी लगी तो पैर में कांटे भी चुभे, लेकिन एक ठौर भी तो ढूंढना था ना। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। ऐसे कथाएं सुनने के लिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें मित्रों, और कथाओं को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।